दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हूं आपकी सेवा में हाजिर। लेकिन आप इस बार एक नया चेहरा मेरे साथ देख रहे होंगे। क्षमा कीजिए, नए चेहरे के साथ मुझे देख रहे होंगे। ये हैं डॉक्टर विनोद वैरागी। मैं नाम स्पष्ट कर दूं, हम लोग रिकॉर्ड पे ये वैरागी हैं और रिकॉर्ड में मैं बैरागी हूँ। ये डॉक्टर विनोद वैरागी हैं और मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा और मेरे चैनल के आप जैसे सारे जो भी हमारे दर्शक हैं उन सबका सौभाग्य है कि आज हमें डॉक्टर विनोद वैरागी अकस्मात रतलाम में उपलब्ध हो गए। ये एक शादी में आए यहाँ पर और मुझे भी इसी शादी में आना हुआ और देखा मैंने इनको, तो मुझे लगा कि इनका कुछ थोड़ा शोषण दोहन कर लिया जाए और अपने कुछ काम की बात निकाल ली जाए। मेरे रिश्ते में भी लगते हैं, उम्र में छोटे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं घुमा फिरा के मेरे ससुर लगते हैं, ममिया ससुर लगते हैं। तो थोड़ा हम लोग आपस में अभी जिस तरह से भले आदमी की तरह बात कर रहे हैं आपसे, हम उतने भले रूप में आपस में बात नहीं करते हैं जब हम ऑफ द रिकॉर्ड होते हैं। मैं इन्हें विनोद भैया कहता हूँ। आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि विनोद भैया जी यानी आज के हमारे मेहमान डॉक्टर विनोद वैरागी 1978 से विक्रम विश्वविद्यालय के आयुर्वेद में स्वर्ण पदक विजेता हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। लगभग 30 साल तक इन्होंने नौकरी की, देहातों में नौकरी की, आयुर्वेद अधिकारी बने रहे और 6 वर्षों तक अपने सेवा काल के अंतिम 6 वर्षों में आप जिला आयुर्वेद अधिकारी उज्जैन के रूप में काम किया इन्होंने और उसी पद से सेवानिवृत्त हुए। और इनकी विशेषता जो जिससे कोई बहुत बड़ी बात कोई नहीं मानते हैं, 2016 का जब संवत्सर आया तब विनोद भैया रिटायर्ड हो चुके थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने आपको अपनी ओर से संपर्क किया कि सिंहस्थ में आप हमें अपनी सेवाएं प्रदान कीजिए, उपलब्ध कीजिए। ये एक प्रमाण पत्र था इनके चाल चलन के, हाथ की साफ सुथरी बात, हाथ का साफ, बात का साफ, मन का साफ, डीलिंग का साफ आदमी। वरना सिंहस्थ के जैसे बड़े कुबेर का छोटा मोटा खजाना होता है बजट के हिसाब से, उसमें किसी आदमी को आगे रह के आप यदि कोई जिम्मेदारी देते हैं तो उस आदमी के चरित्र का, ईमानदारी का और चाल चलन का इससे उत्कृष्ट प्रमाण पत्र कुछ नहीं हो सकता। और ये सरकार के पास काम मांगने के लिए नहीं गए थे, लगातार काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। उज्जैन में गीता कॉलोनी में आप अपना आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर चला रहे हैं, वहाँ पर लोगों की सेवा करते हैं। और अच्छी बात जो है कि इनका मकसद अपने ज्ञान का लाभ दूसरों को पहुँचाना, लाभ कमाना नहीं, लेकिन घर में घाटा खा के भी दुकानदारी नहीं करनी। इसलिए ऊंची महंगी मोटी फीस इनका लक्ष्य नहीं है। इनका लक्ष्य कुल ये है कि यदि इनके ज्ञान से लोगों का लाभ हो सकता हो तो वो लाभ पहुंचाने की कोशिश करना। मुझे लगता है कि उसी लाभ की एक शाखा आज हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। इनसे छोटी मोटी कुछ बातें हमें काम की मिल जाएगी। मैंने पहले कोई प्रश्नावली तैयार नहीं की है, ना ये उत्तरों के लिए तैयार हैं। यहाँ जो भी बात होगी ये सब आकस्मिक और तात्कालिक होगी। विनोद भैया, आपको आगे होने वाली जो भी असुविधा है उसके लिए माफ़ कीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। मेरे श्रोताओं की ओर से मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। आप लगभग जैसे कहिए मोटे तौर पर लगभग 40-42 बरस से आप आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं जी। हम सब लोग अपने अतीत पर बड़ा गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं, गर्व करते हैं और उसमें आयुर्वेद भी है जी। हम इस पे गर्व करते हैं। अगर दुनिया में जो विधा कहीं नहीं दी, जो पैथी कहीं नहीं, वो हमारे यहाँ पर है। फिर भी मुझे लगता है और शायद आपको भी थोड़ा बहुत लगता होगा कि आयुर्वेद को जो सम्मान, जो प्रतिष्ठा, जो महत्व, जो प्राथमिकता लोक में, पब्लिक में, मासेस में मिलनी चाहिए थी। सरकारी स्तर पर जो मिलती है वो खाना पूर्ति होती है, क्षमा करें जी। सरकार की ओर से कोई विशेष आपके लिए आयुर्वेद के लिए कोई चिंता नहीं की जाती है। लेकिन फिर भी आपको भी लगता होगा, मुझे भी लग रहा है कि आयुर्वेद को इसका यथेष्ट स्थान, मान सम्मान इसको लोक जनमानस में प्राप्त नहीं है। आप इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि आयुर्वेद जो हमारे हिंदुस्तान की विरासत के रूप में चिकित्सा पद्धति है और मैं कहूँगा कि दुनिया की सबसे पहली मतलब चिकित्सा के जनक आयुर्वेद में हैं और सबसे पहले विधा चिकित्सा की आयुर्वेद ही थी। उसके बावजूद हिंदुस्तान की होते हुए हम हिंदुस्तानियों से इतनी दूर हो गई। आपने ये बात जरूर कही कि शासकीय बात हम नहीं करते हैं, लेकिन कई मामलों में
शासन के ऊपर का जो राजाश्रय नहीं होता है वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। जिस प्रकार से जब जब शासन आते हैं और हमारे इस देश में गुलामी का जो दौर आया, हम जाने कि जब नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पहला विश्वविद्यालय जी, जी। दुनिया का रहा, जी हाँ, और वहाँ के साहित्य को विदेशी लोग पढ़ते थे जी और हाँ। वहाँ से अपनी चिकित्सा विधा और सारी चिकित्साएं ले गई। हिप्पोक्रेट जी नाम, हिप्पोक्रेट हाँ, आप नाम जारी के रखिए। जो अंग्रेजी पहले चिकित्सक हुए जी हाँ। और जिस एलोपैथी का जो जन्मदाता कहा जाता है, वो भी उसके पहले आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति थी। चाहे अरब देश हो या कोई से भी जो दूसरी सभ्यता है उनमें हमारा साहित्य गया, उनका अनुवाद हुआ और उन सबके जो तरीके थे उन्होंने अपने तरीके से अन्य पद्धतियों को, जैसे कि हम यूनानी कहें और अन्य पद्धति होम्योपैथी कहें या एलोपैथी कहें, उन सब के बातों का जो सैद्धांतिक निचोड़ यदि देखा जाता है तो कोई भी पद्धति का सिद्धांत उसमें नहीं है, ऐसा नहीं। मैं एक ऐसा उसका उदाहरण दूंगा आपको कि कोई भी चिकित्सक के पास जाते हैं और उसको एसिडिटी का इलाज पूछते हैं कि साहब इसका इलाज कहाँ है और क्या है, जी हाँ। तो हम वो एसिडिटी का तो चिकित्सक के पहले पूछता है कारण क्या है। वो कारण है तो वो कहेगा ये इस कारण को दूर करें। जैसे मिर्च खाई है एसिडिटी हुई, खट्टी चीज़ें खाई एसिडिटी हुई, तो उसको दूर करने का कारण बताता जी हाँ, जी हाँ। तो इसके लिए निदानम परिवर्जनम करके सुश्रुत ने श्लोक लिखा। तो ये आज एलोपैथी में भी किसी चिकित्सक के पास जाएंगे और आप यदि बोलेंगे कि साहब मेरे को ऐसा हुआ, तो वो भी कहेगा मिर्च मसाला नहीं खाना। मतलब कारण को दूर करने के जो सिद्धांत, इस प्रकार से अनेक सिद्धांत, एलोपैथी का सिद्धांत, होम्योपैथी का सिद्धांत अलग है, यूनानी का अलग है। तो सारे कारण, सारे पैथियों का जो मूल है वह तो आयुर्वेद ही है। दूसरा, वनस्पतियाँ, जो औषधियों का जो सोर्सेस थे, वनस्पतियाँ और खनिज और जांगम। वनस्पति जो जड़ी बूटी से होती है, जड़ी बूटी जिसको हम बोलते हैं पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, उसके अलग अलग एक्सट्रैक्ट और टिंचर बनाकर होम्योपैथी ने आया। और दूसरा, उसके जो एल्कलाइड जो होते हैं उनका जो उन्होंने केमिकल बनाकर एलोपैथी आई। इस प्रकार से उसके अलावा खनिज मिनरल्स होते हैं और उनकी जो भस्म बनती थी पहले, और इसके साथ ही स्वरस वगैरह जो बनते जी हैं, हाँ। वो सारे बातों का जो जनक, यदि बात मेरी लंबी हो रही है, कोई बात लेकिन वो जो हमारी जो पद्धति का जो निचोड़ था, जो सबसे पहले जो चीज थी वो आयुर्वेद ने ही दी है। चाहे जितनी पद्धतियां हुई जी हाँ, जी वो हाँ। आयुर्वेद के बाद ही हुई। उसके अलावा जो दिनचर्या वाली बात आती है, व्यक्ति को दिनचर्या का पालन करना चाहिए। और आज हम जब हार्ट के मरीज, दिनचर्या से संबंधित जो लोगों के रोग देखते हैं, उन सब में ये बताया जाता है व्यायाम करना। तो आयुर्वेद का भी जो त्रिसूत्र है वो उस बात पे टिका है, आहार, निद्रा और आहार, निद्रा और व्यायाम। मतलब जो खाया है वो पचे बराबर, व्यायाम से पचेगा और नींद बराबर ले। तीन चीज का त्रिसूत्र, त्रिदंड है। तो इस बात का भी हर व्यक्ति, हार्ट का मरीज है तो डॉक्टर, एलोपैथी का डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको ये सब करना है, कि आहार ठीक लेना, संतुलित आहार करना है और नींद पूरी लेना है और व्यायाम भी थोड़ा थोड़ा करना है उस बीमारी के हिसाब से। तो मेरा ये कहना सबसे पहला ये कि कोई भी पद्धति है उसका मूल तो आयुर्वेद ही, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन और मार्केटिंग होता है जी। वो आज के समय के हिसाब से शायद आयुर्वेद का नहीं हो पा रहा है। आपने बहुत सारी ऐसी बातें कह दी जो मैं आगे सवाल पूछने वाला था, और आपने एक सवाल में मेरे अनेक आने वाले सवालों के उत्तर दे दिए। फिर भी जिसमें एक बात हमारे मालूम में कहावत है कि दोनों हाथ साथ साथ धुलते हैं। लोगों तक पहुंचने में या समुचित रूप से लोकप्रिय होने में या लोक स्वीकार होने में सबसे बड़ी बाधा आयुर्वेद के साथ में क्या महसूस करते हैं आप? मैं भी आपको रोक रहा हूँ। मैंने जो महसूस किया है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, देखिए ना एलोपैथी में जानता हूँ, ना आयुर्वेद में जानता हूँ। आप बहुत सारे शब्द आज मैंने पहली बार आपके मुँह से सुने, वो पहली बार सुना अपने जीवन में। एलोपैथी का मुझे लगता है कि वो मुझे समस्या से तत्काल राहत दे देती है, और आयुर्वेद में मुझे लगता है मुझे काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। शायद आप एलोपैथी मेरे ख्याल से तत्काल इलाज करती है, और आप
रोग निदान करते हैं, निर्मूलन करते हैं, और तत्काल राहत पाने में मुझे प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। और जितना मैं समझ पाया हूँ आयुर्वेद में कि निदान में, निर्मूलन में शायद काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो लोक स्वीकार आयुर्वेद को क्यों नहीं मिल रहा है? सबसे बड़ी बात क्या है? बिल्कुल सही बता, ये भी प्रश्न आपका बिल्कुल सही है और सामयिक भी है कि जब हम किसी भी मरीज को, क्योंकि रोगी आता इसीलिए है कि उसे तत्काल लाभ चाहिए, और यदि हम उसको बोलेंगे कि दवाई इतनी दिन लो और तो तुम्हारा सिर दर्द ठीक होगा, तो वो निश्चित रूप से उसकी उदासीनता होती है और ये समझ लिया जाता है कि आयुर्वेद में कोई तात्कालिक उपाय नहीं होते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। एक बात तो यह है कि, और उसके एक कारण दूसरा है कि आयुर्वेद के लोग जो हमारे चिकित्सक हैं वो भी उसके लिए बराबर जिम्मेदार हैं। और इसके साथ ही अनेक मैं ये कहूँगा कि नॉन ग्रेजुएट या विज्ञापन के द्वारा चिकित्सा करने वाले, उनके द्वारा जो भ्रम फैलाया जाता है, आजकल जो सोशल मीडिया है उसके द्वारा भी कई प्रकार के त्वरित चिकित्साएं बताई जाती है, लेकिन उसको जब लाभ नहीं होता है तो उदासीनता एक आती है। इस तरह से बीच में कुछ और हो गए मिडिल मैन जो होते हैं उनके कारण भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर दर्द में तुरंत लाभ नहीं होता है। ऐसी बहुत सी युक्तियाँ हैं, जैसे नस्य कर्म है, उसके द्वारा तुरंत किया जा सकता है। हाँ बोलिए, आप जारी रखिए। आप उसमें तुरंत सिर दर्द से लाभ मिल सकता है। हाथ पैरों में दर्द होता है तो स्वेदन और स्नेहन आय पंचकर्म का हमारी विधा है, उसको करने से हो जाता है, ऐसा नहीं। लेकिन एक आयुर्वेद का दूसरा सिद्धांत ये है कि रोगी की चिकित्सा करना है, रोग की नहीं। ये हमारा आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। एक रोगी की चिकित्सा करनी है, रोग की नहीं। रोग की नहीं। मतलब रोगी की प्रकृति क्या है, रोगी की पहले प्रकृति क्या है, मतलब एक ही दवा हर रोगी में काम नहीं आए थे। रोक रहा हूँ, ये तो बड़ा आधारभूत अंतर है जी एलोपैथी में और आयुर्वेद जो मैं अनुभव कर रहा हूँ जी। एलोपैथी रोग का इलाज करती है जी, और आप कह रहे हैं कि हम रोगी का इलाज करते हैं। बिल्कुल। यानी थोड़ा मुझे नहीं लगता कि बहुत कठिन काम है तो। बिल्कुल, जिस मोटे तो के आप आदमी को बदलना चाहते हो। बिल्कुल आपका जो प्रश्न है बिल्कुल सही है। तो आप ये देखिए कि रोगी की चिकित्सा से पहले रोगी की प्रकृति समझना पड़ती है। तो वो निश्चित रूप से वही व्यक्ति समझ पाएगा जो जिसका अनुभव अच्छा होगा, उसकी प्रकृति से मतलब है। और हम वो मतलब चूंकि बहुत विषय लंबा है और आम व्यक्ति के लिए समझना कठिन होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रकृति व्यक्ति की होगी और प्रकृति के विरुद्ध यदि दवा दे दी तो भी मतलब रोग हमारे आयुर्वेद में हर प्रकृति के लोगों की रोग की व्यवस्था है। दूसरा, ऋतु के अनुसार, ऋतु भी जो अलग अलग 6 प्रकार की ऋतु है, तो जनरली 3 ऋतु मानी जाती है, सर्दी, बरसात और आपका गर्मी। लेकिन 6 ऋतु होती है जिसको कि हम वसंत, शरद, हेमंत, शिशिर और ग्रीष्म के नाम से जानते हैं, वर्षा सहित। तो इस प्रकार से 6 ऋतुओं में अलग अलग ऋतु में अलग अलग अच्छा, इसके अलावा अलग अलग रस भी 6 होते हैं, उनके अलग अलग रस की औषधियाँ किस ऋतु में किस प्रकृति के व्यक्ति को कौन सी औषधि देना, यह निश्चित करना भी आवश्यक होता है। यदि ये नहीं किया गया तो निश्चित रूप से परेशानी हो। इसके अलावा देश काल जलवायु यदि देखने का होता है, ये बहुत लंबा विषय है। तो मेरा ये कहना था कि जो मैंने भी आपको बताया कि यदि अच्छे वैद्य या चिकित्सक के पास ट्रीटमेंट कराने जाएगा और उसकी सही चिकित्सा होगी तो निश्चित रूप से सही। हालांकि अब आजकल ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं जिसमें कि वात पित्त कफ का भी टेस्ट हो जाता है और प्रकृति परीक्षण पर भी अब बन गए हैं इस पर सॉफ्टवेयर, और प्रकृति परीक्षण पर भी काम चल रहा है, वो होने लगा, नई टेक्नोलॉजी से एक लाभ हुआ है। तो ये एक कारण भी है कि उदासीनता बनने का। इसके बावजूद मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आयुर्वेद के प्रति जनमानस की आस्था समाप्त हो गई। मैंने देखा है अभी कोविड काल में जब सारे व्यक्ति निराश हो गए थे तो आयुर्वेद का एक काढ़ा के नाम से लोगों का काढ़े के प्रति इतना सम्मान था कि उन्होंने सोचा कि मतलब जब तक हमें कोई विश्वास नहीं होता है, आस्था नहीं होती तो कोई चीज़ नहीं ली जाती। उस काढ़े को हम लोगों से फ़ोन कर करके बुलवाते थे, अच्छे लोग, आपको काढ़ा कहाँ मिलेगा, क्या है,
तब लगा था कि आयुर्वेद के प्रति जनमानस में निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, वो मुझे लगता है आयुर्वेद की जो आकर्षण नहीं था, वो तो मरता क्या न करता। ये भी ये हो सकता है। क्योंकि मेरी पत्नी ने उस काल में मुझे इतना काढ़ा पिला दिया कि मुझे लगता है मुझे मैं कई लोगों को ऐसे काढ़ा मैंने पी लिया है। वो भी पी लिया है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल निश्चित रूप से। लेकिन मरता न क्या न करता के अलावा एक बात और आई थी बीच में, स्वाइन फ्लू की। स्वाइन फ्लू के समय मैं जिलायुष अधिकारी था और वहाँ स्वाइन फ्लू हमारे इधर तो आया भी नहीं था और उसके केवल भय चल रहा था जी कि आ सकता है, ऐसा हो जाएगा। तो उस समय हमने गिलोय और कुछ औषधियों को मिला के काढ़े का प्रबंध किया था और चूंकि शासकीय बजट नहीं था तो मैंने अनेक सामाजिक संस्थाओं से संपर्क करके जी मैंने उज्जैन, केवल उज्जैन शहर में प्रतिदिन मैंने अपने पार्षदों से बोला था, 54 पार्षद थे, किसी भी पार्टी के थे, लेकिन सभी लोगों ने हमें सहयोग किया और सबने, मतलब हाँ होड़ लग गई थी कि साहब हमारे यहाँ कैंप लगा है। लगभग हमने वहाँ पर 3 लाख लोगों को 15 से 20 दिन में काढ़ा पिलाया। मतलब लोगों की भीड़ लगती थी और हम काढ़ा देते थे, ऐसी बात नहीं। डॉक्टर साहब, जो आपने कहा कि मरता क्या ना करता, मैं उसका जवाब दे रहा मैं आपकी इस बात से एक अगला सवाल पैदा कर रहा हूँ। हूँ। जी सर। सबको पता है कि आयुर्वेद को उसका प्राप्य नहीं मिल रहा है। जी। हम सब चाहते हैं कि आयुर्वेद को उसका स्थान सम्मान मिले, लेकिन एक है आयुर्वेद के ध्वजवाहक, आप जैसे वरिष्ठ चिकित्सक, सबकी चिंता करने वाले। दूसरे हैं लोग, बीमार, मरीज। क्या इन विशेष परिस्थितियों में, हालांकि परामर्शदाता जितने भी होते हैं वो कभी भी लोगों के बीच में नहीं जाते हैं बात करने के लिए, क्योंकि परामर्शदाता होते हैं इसलिए वो बैठा रहे और लोग आके अपनी सलाह लें उनसे, प्रोफेशनल। लेकिन क्या आयुर्वेद को विशेष उसका अपना स्थान दिलाने के लिए क्या आयुर्वेद के ध्वजवाहक सड़कों पर उतरेंगे, लोगों के बीच जाने सोचेंगे कभी, या सोचना चाहिए? हाँ, ये भी एक आयुर्वेद के हमारे जितने भी मूर्धन्य लोग हैं, क्योंकि जैसा आपने काढ़ा पिलाया लोगों को, वो एक तात्कालिक समस्या थी, वो एक विकराल संकट पैदा हुआ था और आपने उस आपदा को निपटने के लिए किया, तो आप अपनी ओर से गए थे और आप जब लोगों तक पहुंचे, लोगों को मालूम पड़ा, तो लोगों ने आपको संपर्क किया कि हमें काढ़ा पहुंचाइए। तो क्या इसी तरह से आयुर्वेद को उसका स्थान दिलाने के लिए आयुर्वेद के ध्वजवाहक लोगों तक पहुंचेंगे? पहुंचना चाहिए निश्चित रूप से। और इसके प्रति एक रुझान पैदा करने के लिए अभी कुछ शासन की योजनाएं भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि विगत 4 या 5 वर्षों से, जब से आयुष डिपार्टमेंट तो पहले से अलग हो गया, लेकिन उसके बाद से बजट का भी आवंटन हुआ और जो आपके जनमानस में जाने वाले कई ऐसे आयोजन भी होने लगे हैं, जिसमें कि आयुर्वेद पर्व और एक आयुर्वेद मेला के नाम से बजट दिया जाता है और शासन के लोग, जनता के लोग और आम जनता के लिए चिकित्सा शिविर लगाने का ऐसा प्रयास किया जा रहा है। अभी बड़े बड़े शहरों में हो रहा है, ये बात भी है, हमें छोटे शहरों तक भी जाना होगा। और हमारा एक संस्था है आयुर्वेद महासम्मेलन, जिसमें कि जो कि प्रतिष्ठित संस्था है और वो 116 साल पुरानी है। जी, जी। तो उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम लूँगा, वो भी उसके अध्यक्ष रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ऐसी संस्था के माध्यम से भारत शासन ऐसे कैंप लगाता है चिकित्सकों के लिए और सेमिनार के भी आयोजन करता है, उसमें पब्लिक को भी बुलाते हैं और इस तरह से हम जनोन्मुखी कार्य करने के अभी कार्य जारी है। एक बात थोड़ी है ना, मैं थोड़ा अटपटा आदमी हूँ और सीधी सीधी बातें नहीं करता हूँ। आप लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं, जनमानस से क्या अपेक्षा करते हैं, एक चिकित्सक के रूप में और एक आयुर्वेद को प्रतिष्ठा दिलाने वाले ध्वजवाहक के रूप में? लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं, लोगों से क्या चाहते हैं आप? चिकित्सकों के प्रति उनका जो सोच होता है, मैंने ये अक्सर देखा है कि रोगी ऐसी अवस्था में भी आते हैं और आयुर्वेद से अपेक्षा करते हैं कि जब आपने जैसे कहा मरता ना क्या ना करता, तो ऐसी अवस्था में जब आता है तो उसके बजाय वो जनरली सुना जाता है, मेरे पास आते हैं मैंने आयुर्वेद भी करा लिया, ऐसा करके बोलता है। तो ऐसे अब मान लो कि कैंसर का मरीज है, अब वो पहले तो उसको जब शुरुआत थी तब उसने नहीं दिखाया, बीच में इलाज किया तब नहीं दिखाया, लेकिन कैंसर का मामला कैंसर ही है कि कैंसर होने से व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होना, चिकित्सा होना तो जरूरी नहीं है।
लेकिन वो ये चाहता है कि मुझे उससे लाभ मिल जाए, तो वो अपनी मानसिकता जो उनकी है जैसा, तो इसलिए तो चिकित्सक को भी ये चाहिए कि वो उसको सही सलाह दे, और दूसरा अपनी मानसिकता रोगी भी समझे और धैर्य रखें, और उसका यदि परिणाम पता है कि ये होना है तो वही होना है। लेकिन उससे मेरा ये कहना है दूसरी पद्धति के बजाय यहाँ निश्चित रूप से वो अपनी जिंदगी ठीक टाइप से निकाल सकेगा, और मतलब उतना धैर्य रखे। आपकी बात से जो मैं अनुमान लगा, मैं महसूस, अब जो मेरे अपने निष्कर्ष हैं, आपने जो कहा वो आप जानो, जो मुझ तक पहुंचा कि आदमी को बीमारी घेरे या नहीं घेरे ये आदमी पर निर्भर करता है। जी हाँ। आदमी अपनी दिनचर्या बदले और प्रकृति के अनुकूल अपने आप को रखे, प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाए। आपका जो मुझे लगता है, आपकी बात मुझे लगती। चलिए, अब आधा आषाढ़ बीत चुका है, अभी पावस ऋतु आधी लगभग बीत रही है। आज के मौसम में आप मेरे चैनल के दर्शकों को आप क्या सलाह देंगे, क्या क्या सावधानी बरतें वो, ताकि आने वाले दिनों में बीमार नहीं पड़ें? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल अच्छी बात बताई कि अब वर्षा ऋतु होने वाली, ग्रीष्म ऋतु का जाना है इस समय, और ऐसे समय में जो ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होता है, हर ऋतु में अलग अलग, कभी किसी का संचय होता है, किसी का प्रसार होता है और किसी का प्रकोप होता है। तो इस समय वायु का संचय होने का ऋतु है, और अगली जो ऋतु आएगी उसमें उसका प्रकोप होगा। तो इस समय वायु से संबंधित चीज़ें, वायु को बढ़ाने वाली संबंधित चीज़ें नहीं खाना चाहिए, जिसमें कि मैं बता सकता हूँ आपको, मटर है और सूखी चीज़ें हैं, मतलब मूली कह सकते हैं, और गरिष्ठ चीज़ें भी नहीं खाना चाहिए, जिसमें कि आपको उड़द है, इन ऐसी चीज़ों को खाना हमें वर्ज्य रखना चाहिए। और आयुर्वेद में ये भी बात नहीं है कि, चलिए कोई बात नहीं। अब व्यायाम के मामले में भी उसमें ग्रीष्म ऋतु में हल्के व्यायाम करना चाहिए, जितना उससे मतलब कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि आदमी बीमार पड़े नहीं पड़े आदमी पर निर्भर करता है। आपको पुलिस कहना चाहते हैं ये कि आदमी बीमार पड़ता है उसके लिए खुद ही जिम्मेदार है? नहीं, स्वस्थ, देखिए, सब ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, तो स्वस्थ रखने की जरूरत तो हमें है। कोई भी ऐसा, किसी भी व्यक्ति का कोई चिकित्सक नहीं कहता है कि हमें बीमारी होना चाहिए। पूरे मतलब किसी भी डिपार्टमेंट का ये कहना है, स्वास्थ्य और चिकित्सा दो विभाग अलग अलग बने। स्वास्थ्य का दायित्व है स्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ रखना, जैसे टीकाकरण वगैरह जो होता है, और चिकित्सा का दायित्व बीमार हो गया तो इलाज कराना। इस सिद्धांत को भी ध्यान रखना। चलिए, बहुत है। तो है ना, दिक्कत क्या है कि इतना विषय है कि हम कई घंटों से बात कर सकते हैं। जी हाँ। लेकिन मेरी कोशिश थी कि थोड़ी सी जानकारी का कैप्सूल हमें मिल जाता, पर मुझे नहीं पता कि मैं आपसे कितना वसूल कर पाया हूँ, हमारे दर्शकों तक कितना पहुँच पाया है। लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। शादी के में मुझे मालूम है आपको अभी नेक चुकाने के लिए उधर जाना है, कुछ रस्में निभाने में आपकी मौजूदगी जरूरी है। उसके बाद भी आप मुझे वक्त दिया, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपको यदि इनसे कोई सलाह लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखिएगा। इनका नंबर इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि लोग आधी रात को इन्हें परेशान करना शुरू कर देंगे। उज्जैन में गीता कॉलोनी में मकान नंबर 6 में इनका पंचकर्म सेंटर चलता है। आप वहाँ का उपयोग कीजिए, और अतिरिक्त आपको सूचना चाहिए मुझे सूचित कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा अगली बार फिर कभी मिलेंगे तो पहले से तैयारी करके इनसे बात करेंगे। और यदि आपको इनसे कोई विशेष सूचनाएँ चाहिए वो भी मुझे बताइए, ताकि अगली मुलाकात में आपके लिए कुछ उपयोगी जानकारी हमें इनसे इस तरह से मिल सके। विनोद भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी कृपा आपकी। और मित्रों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को मेरा भी नमस्ते, और आप उम्मीद करें कि आपसे जल्दी मुलाकात होती रहेगी। जरूर जरूर। और आप सबसे मेरा निवेदन ये है, जैसा कहता हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं पूरी तरह से आप पर निर्भर करता हूँ, आप हैं तो ही मैं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।